विषय परभणीचे जो नवे महापौर निवडून आलेले आहेत त्यांच्याबद्दल परभणीमध्ये 25 सीट जिंकून उबाठा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आलेला होता आणि काल काँग्रेस बरोबर युती करून त्यांनी परभणीचे एक नवीन महापौर घोषित केलेले आहे, स्थापित केलेले आहे, ते म्हणजे सय्यद इक्बाल। या देशात हिंदू किंवा मुस्लिम सगळ्यांना अधिकार आहे राज्य घटनाच्या अनुसार निवडणुकीमध्ये उभे राहायच्या आणि निवडणुकीत जिंकल्यानंतर जे काही कायद्याप्रमाणे त्यांना भेटू शकतो ते घेऊ शकतात। कोणीही महापौर होऊ शकतो, याच्यावर आम्हाला काही आक्षेप नाही। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे पण मुस्लिम विरोधी होते असं कधी नाही। ते फक्त एवढंच सांगत होते, जे मुस्लिम या देशावर प्रेम करतात ते आमचे आहेत, जे देशावर प्रेम करत नाही ते आमचे नाही। परभणीचे जो नवीन महापौर आहेत त्यांचा बॅकग्राऊंड काय आहे, त्यांच्या देशावर केवढा प्रेम आहे तो पुढे आम्ही बघू आणि या देशात महाराष्ट्रामध्ये पण याच्यावर काहीतरी एक लोकांना दिसेल त्या महापौराबद्दल। पण आमचा जो प्रश्न आहे, जेव्हा मुंबई महानगरपालिकाच्या निवडणुकी होत होता तेव्हा दोघे ठाकरे बंधू बरोबर येऊन मीडिया समोर येऊन त्यांनी संकल्प व्यक्त केला होता की मुंबईचा महापौर म्हणजे फक्त मराठी झाला पाहिजे। आम्हाला असं भीती वाटत होतं की जेव्हा उबाठाचे लोक निवडून येणार, समजा उबाठाला बहुमत भेटणार, तेव्हा ते नक्की कोणी खान किंवा पठाण मुंबईचा महापौर बनवणार। पण ठाकरे बंधूंनी सांगितलं की आम्ही मुंबईमध्ये महापौर फक्त मराठी माणूस झाला पाहिजे, असं त्यांची भूमिका होती। पण परभणीमध्ये एकदम वेगळा चित्र दिसतो का? आमचा प्रश्न असा आहे, तो मुद्दा जो मराठी महापौरचा जो मुद्दा होता निवडणुकीच्या दरम्यान, तो काय फक्त मराठी लोकांच्या मतासाठी होता का? याच्यावर उबाठातर्फे जवाब पाहिजे। आम्हाला ठाऊक होता की उबाठाला समजा बहुमत भेटेल ते काहीतरी असंच परभणीसारखे करणार आणि याच भीतीमुळे मुंबईकरांनी महायुतीला यश दिला आणि उबाठाला पराजित केला। उबाठाचा जो अँटी हिंदू स्टँड आहे, त्यांची जो भूमिका आहे, त्या भूमिकाला मुंबईकरांनी समजली आणि उबाठाला पराभूत केला, त्यांना सत्तेत येऊ दिलं नाही। आमची अशी घोषणा होती की जेव्हा महायुतीची सत्ता येईल मुंबईमध्ये, तो महापौर फक्त मराठी नाही, तो हिंदू पण। आणि मी मराठी हिंदू असा एक महापौर आणि उपमहापौर मुंबईला आम्ही दिलेला आहे। पण उद्धव ठाकरेंनी आवर्जून जेव्हा ते मराठी महापौरचा आग्रह धरत होते तेव्हा ते हिंदू शब्द कधीही वापरले नाही। म्हणजे त्यांच्या मनात होता की आम्ही मराठी किंवा मुस्लिम असा व्यक्तीला मुंबईमध्ये महापौर बनवू शकतो या बनवायला पाहिजे असा त्यांच्या मनात होता, ज्या मुंबईकरांनी ओळखला आणि एक मॅन्डेट दिला आम्हाला आणि त्यांच्या विरोधात। आणि जे काही मुंबई ते करू शकले नाही ते फायनली परभणीमध्ये करून दाखवलेले आहेत। शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे संपूर्ण आयुष्यात त्यांनी हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला,
हिंदुत्वावर आधारित विचार पुढे आणला, पण आता त्यांचे जो सुपुत्र आहेत त्याने जाणून बुझून फक्त मुस्लिम मतासाठी हिंदुत्वाच्या विचाराची तिलांजली दिलेली आहे. परभणीची घटना, उबाठाची जो भावी भूमिका आहे, त्यांचे जो भावी वाटचाल आहे, त्याच्यावर एक जबरदस्त कमेंट आहे, टिप्पणी आहे. उबाठाच्या पुढे जे काही भूमिका होईल त्या भूमिकामध्ये त्यांचे मेन स्पर्धी आता MIM वाले होणार, काँग्रेसवाले होणार. ज्याप्रमाणे MIM वाले मुस्लिम लोकांची भावना भडकविण्यासाठी, मुस्लिम लोकांचं मत घेण्यासाठी ते वेगवेगळा उपक्रम राबवतात, त्याचप्रमाणे उबाठा पण मुस्लिम लोकांच्या मत घेण्यासाठी MIM बरोबर स्पर्धा करेल. काँग्रेसचा जो मुस्लिम वोट बँक होता त्याच्यावर यांचा डोळा होता. 2019 पासून हळूहळू काँग्रेसचा वोट बँक यांच्याकडे आता शिफ्ट होत आहे. मुंबईमध्ये पण महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये जेमतेम 5 ते 10 सीट असा आहेत जिकडे मुस्लिम मताचा काहीही प्रभाव नाही. उबाटाचे जिंकून आलेले जो सीट आहे मुंबईमध्ये, समजा मुस्लिम मतानी, मुस्लिम मतदारांनी त्यांच्याबरोबर जर ते समजा उभे नाही राहत होते तो उबाठाकडून डबल डिजिट चे नगरसेवक आणणं पण मुश्किल होता. म्हणजे त्यांनी त्यांचा जो मुस्लिम वोट बँक आहे त्याचा कर्ज फेरण्यासाठी परभणीमध्ये एक मुस्लिम महापौर स्थापित केलेला आहे. आमचा असा आरोप आहे. कहीं पे निगाहे, कहीं पे निशाना. निगाह मुंबईवर आहे, निशाना मुंबईवर आहे आणि निगाह परभणीवर आहे. पुढचे काळात उबाठातर्फे एक जबरदस्त असा मुस्लिम मतांसाठी राजकारण सुरू होईल. आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही, पण आता वेळ आलेली आहे परभणीची घटनानंतर की उबाठातर्फे एक अशी घोषणा अधिकृतपणे झाली पाहिजे की त्यांनी सेक्युलरिझम, सो कॉल्ड सेक्युलरिझमची विचारधारा स्वीकार केलेली आहे. शिवसेना प्रमुखांची जो हिंदुत्वाची विचारधारा आहे तो विचारधारा त्यांनी सदा सर्वदासाठी ती लांछनी दिलेली आहे. आता त्यांच्याकडून अशी एक घोषणा झाली पाहिजे. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की बाळासाहेबांचा जो हिंदुत्वाचा विचार आहे तो विचार मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये ठामपणे राहील आणि त्या विचाराचे खरे वारिस जो आहेत आमचे मुख्य नेते और महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदेजी आहेत. श्री एकनाथ शिंदेजी यांच्या नेतृत्वात आम्ही शिवसेना प्रमुखांचा जो हिंदुत्वाचा विचार आहे तो संपूर्ण महाराष्ट्रात पुढे घेऊन जाणार आणि उद्धव ठाकरेला आणि उबाठाला जे काही मुस्लिम मतांसाठी करायचे ते करा, पण हिंदुत्वाचे रक्षणासाठी, हिंदू लोकांचे हितासाठी शिवसेना प्रमुखांनी जो एक विचार दिला तो विचार आम्ही पुढे घेऊन जाणार, अशी आमची आज घोषणा आहे. आजचा दुसरा विषय नाशिकची घटना आहे. नाशिकमध्ये फिजिक्सवाला म्हणून एक मोठी कोचिंग इन्स्टिट्यूट आहे, कोचिंग संस्था आहे. ही संस्थातर्फे वेगवेगळे जो कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स होते असतात त्या एक्झामची तयारी करण्यासाठी ते कोचिंग देतात विद्यार्थ्यांना. असं फिजिक्सवालाचा एक सेंटर नाशिकमध्ये आहे. त्या सेंटरवर
जे काही स्टुडंट्स आहेत से मोस्टली मराठी भाषिक आहेत. फिजिक्सवाला तर्फे नाशिकचे मराठी तरुणांना कोचिंग देण्यासाठी आणि कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये ते पास होऊ शकणार अशी एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण देण्यासाठी तो नाशिकमध्ये सेंटर काम करत आहे. त्या सेंटरमध्ये काल परवा मनसेचे काही कार्यकर्ता गेलेत आणि एक सेंटरवर हल्ला केला आणि ते जो सेंटरचे जो शिक्षक होते त्यांच्याबरोबर हिंसक कारवाई केली. मी मनसेवाल्यांना सांगू इच्छितो, मराठी भाषाचा सन्मान महाराष्ट्रात झालाच पाहिजे. मराठी आमची मायबोली आहे. सर्वांनी मराठी भाषामध्ये बोलला पाहिजे. याच्यावर काहीही मतभेद नाही. मराठी भाषाचे प्रचार प्रसार आणि संवर्धनासाठी आमची सरकार आणि महायुतीतर्फे खूप सारे कार्यक्रम आम्ही राबवत आहोत. त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो की गेल्या वर्षी मराठी भाषेला केंद्र शासनाकडून आम्ही अभिजात भाषेचा दर्जा आणून दिला. तो म्हणजे मराठी भाषेचा सन्मान वाढविण्यासाठी आमचा तो प्रयत्नाचा एक भाग होता. पण मराठी भाषेसाठी मनसेचा जो आग्रह आहे आम्ही त्याचा पण सन्मान करतो. याच्यामध्ये काही गैर नाही. पण ज्याप्रमाणे भाषाचे नावाने ते मारामारी आणि गुंडगिरी करतात आम्हाला तो मान्य नाही आहे. मराठी भाषाचे नावाने बिगर मराठी भाषिक लोकांवर असा थप्पड मारणं, त्यांना टेरराइज करणं, त्यांच्या संस्थांवर हल्ला करणं हा एकदम निषेधार्ह आहे. आणि हा एक प्रकारचा दहशतगर्दी आहे. ज्याप्रमाणे मनसेचे गुंड बिगर मराठी भाषिक लोकांच्या संस्थावर, त्यांच्या दुकानावर, त्या कामधंद्याचा जो त्यांचा सेंटर आहे त्याच्यावर ते हल्ले करतात आणि त्यांच्या मनात एक भीती निर्माण करतात, हिंसक कारवाई करतात. तो एक प्रकारचा दहशतवाद आहे. असे दहशतवादी प्रवृत्तीवाले जो मनसेचे जो कार्यकर्ता आहेत त्यांच्या विरोधात सख्त कारवाई, मोठी कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. जो फिजिक्सवाला सारखे जो कोचिंग सेंटर चालवणारे लोक आहेत त्यांच्याकडे जाऊन मराठी भाषेचे नावाने त्यांच्यामध्ये एक भीती निर्माण करून हप्ता वसुलीचा काही प्रकार आहे का याची एक चौकशी झाली पाहिजे. नाशिक पोलीस तर्फे तपास करून बघायला पाहिजे की हा जो भाषेचे नावाने धंदे चालवतात त्या धंदा म्हणजे त्यांच्याकडून हप्ता वसुलीचा काही प्रयत्न आहे का. और जर हप्ता वसुलीचा केस आहे तर सगळे गुंडवर, मनसेचे पोरांवर मकोकामध्ये केस टाकला पाहिजे. त्यांच्या अटक मकोकामध्ये झाला पाहिजे. कारण हा एक प्रकारचा ऑर्गनाइज्ड क्राइम आहे. फक्त भाषा समोर ठेवतात आणि भाषाच्या नावाने ज्याप्रमाणे लोकांवर हल्ला करणे, त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण करणे, त्यांना टेरराइज करणे, दहशती निर्माण करणे हा जो प्रकार चालू आहे तो एकदम मकोकाचा केस आहे.
आणि असा पोरांच्या विरोधात नाशिक पोलीस किंवा जिकडे अशी घटना घडते त्याच्यामध्ये तपास करून बघायला पाहिजे आणि त्यानंतर मकोका सारखा एक कडक असा कायदा त्यांच्या विरोधात लावला पाहिजे, जेणेकरून जे सगळे हा जो एक उत्पात मचावत आहेत ते परमानंटली थांबण्याचा विषय होऊ शकतो. मी महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याशी निवेदन करतो, ही काही जी अशी घटना आहे किरकोळ घटना नाही आहे, तर राज्य घटनाने सर्वांना एक डिग्निटी बरोबर जगण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यांच्या डिग्निटीवर हल्ला आहे. अरे जे काही लोकांच्या, कोणीही लोक होऊ शकतो, जे काही लोकांच्या डिग्निटीवर हल्ला करतो तो म्हणजे एक पाप आहे, गुन्हा आहे. कोणी मराठी बोलत नाही, तुम्ही पोलीसमध्ये शिकायत करा, मराठी बोलण्याचा आग्रह ठेवा, पण भाषाच्या नावाने हा जो दहशतवाद चालू आहे आता थांबवा. मला माहित आहे की गेल्या 2-3 निवडणुकीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राने मनसेचा जो हा विचार आहे, कुत्सित विचार, हिंसक विचार, लोकांमध्ये एक डिव्हिजन आणणारा विचार, हिंदूंची जो एकता आहे तो एकता फोडणारा विचार, हा विचाराला महाराष्ट्राच्या लोकांनी नकार दिलेला आहे. त्यांची एक शर्मनाक आणि लज्जास्पद पराभव झालेला आहे. हा जो पराभव आहे त्यामुळे त्यांच्यामध्ये कुंठा बहुतेक होऊ शकते, पण हा कुंठाचा जो एक एक्सप्रेशन आहे गोरगरीब लोकांवर करू नका, असं माझी मनसेवाल्यांची विनंती आहे. धन्यवाद. डिपार्टमेंटमध्ये एक अधिकारी आहे, त्यांना त्यांनी लाच घेतलं होतं. पण याच्यावर आता काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन सरकार जे आहे ते असं त्यांनी एक्सपोज टाकलं आणि असं म्हणाले की महाराष्ट्र महायुती सरकारच्या कार्यातील मंत्रालय खुलेआम लाचखोरी आणि कमिशनखोरी जे आहे ते सुरू असल्याच्या पुन्हा एकदा सुरू झालेलं आहे. तर त्याच्यावर आमची सरकार करप्शनवर झिरो टॉलरन्सचा धोरण घेऊन काम करत आहे. समजा कोणी अधिकारी किंवा कर्मचारीनी लाच घेतला म्हणजे त्यांचा अखेरचा दिवस आलेला आहे. त्यांच्या विरोधात कडक कारवाई होईल, त्यांची नोकरी पण जाईल. पण त्याच्यापूर्वी जो काही एक सिस्टम आहे तपास करण्याची, तपासून शासनातर्फे असे सगळे लाचखोर आणि भ्रष्ट जो अधिकारी आहेत त्यांच्या विरोधात कारवाई होईल. काँग्रेसवाल्यांना भ्रष्टाचार बद्दल बोलायचा काहीही नैतिक अधिकार नाही. त्यांनी 70 वर्षापर्यंत या देशात फक्त भ्रष्टाचार केलेला आहे. त्यांच्या भ्रष्टाचारचे जो कारनामे आहेत या देशात सर्वांना माहीत आहे, सर्वांच्या जुबानवर आहे. असं परिस्थितीत काँग्रेसचे कोणी नेता भ्रष्टाचार बद्दल काही प्रवचन देऊ नये असं मी त्यांना विनंती करतो. कोणाला? अब त्या ज्या अधिकारीने लाच घेतलेला आहे त्या अधिकारीने लाच का घेतला, लाच घेतला का, लाच देणारा माणूस कोण होता, त्याचा हेतू काय होता, या सर्व प्रकारचे प्रश्नावर एक तपास झाली पाहिजे. तपास झाल्यानंतर जर समजा कोणाचे नाव येत आहे तो याच्यावर बिलकुल ऍक्शन झाला पाहिजे. पण विदाउट इन्व्हेस्टिगेटिंग
कोणी मंत्रीच्या विरोधात कोणी मंत्रीवर ठपका ठेवणं हा चुकीचा आहे. मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोर आहेत. त्यांनी खूप सारे धंदे पण सुरू केलेले आहेत. रस्त्यावर जो फेरीचा धंदा करणारे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये पण खूप सारे बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुसलमान धंदे करत आहेत. शासनाने स्पष्ट भूमिका घेतलेली आहे की असा सर्व बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात आम्ही कारवाई करणार. रस्त्यावर जे काही बांगलादेशी फेरीचे नावाने धंदा करतात, हॉकर्सचे धंदा करतात, त्यांना पकडण्याचं काम सुरू आहे आणि पकडल्यानंतर त्यांना परत त्यांच्या देश डिपोर्ट करण्याचं बी काम सुरू आहे. हा आमच्या देशाच्या, महाराष्ट्राच्या, मुंबईची सुरक्षासाठी, मुंबईकरांच्या सुरक्षासाठी एक मोठा अभियान आहे. या अभियानामध्ये हा जो मोहीम आहे मुंबई पोलीसची, या मोहीममध्ये जो गैर बांगलादेशी आहेत, या देशाचे राहणारे लोक आहेत, हिंदू किंवा मुस्लिम होऊ शकतात, मराठी भाषिक होऊ शकतात, गुजराती भाषी होऊ शकतात, दक्षिण भारतीय होऊ शकतात, उत्तर भारतीय होऊ शकतात, असे लोकांना एक प्रकारचा संरक्षण मिळाला पाहिजे. बांगलादेशी बरोबर आमचे लोक आहेत त्यांच्या विरोधात कसलीही कारवाई नाही झाली पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे. पण बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात एक जोरदार कारवाई झाली पाहिजे आणि शिवसेना पूर्णपणे अशा प्रकारची कारवाईचं समर्थन करतो. नमस्कार. आज दो महत्वपूर्ण विषय हैं. पहला विषय परभणी का है. परभणी में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी उबाठा को 25 सीटें मिली थी महानगर पालिका चुनाव में. सबसे बड़ा दल था और उस दल ने कल कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हुए एक मुस्लिम महापौर वहां पर बनाया है. सैयद इकबाल उनका नाम है. इस देश में संवैधानिक भूमिका अगर देखें तो कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है चुनाव लड़ सकता है और जीतने के बाद उसको जो भी संधि मिलती है, जो भी अवसर मिलता है, उस अवसर उसको मिलना चाहिए और जाति, भाषा और मजहब के नाम पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए. लेकिन बड़ा सवाल उद्धव ठाकरे जी की भूमिका को लेकर. जब मुंबई महानगर पालिका चुनाव हो रहे थे तो दोनों ठाकरे बंधुओं ने जोरदार ऐसी घोषणा की थी कि मुंबई का महापौर सिर्फ मराठी होना चाहिए. मुंबई में इन्होंने कहा कि सिर्फ मराठी व्यक्ति ही मुंबई का महापौर होना चाहिए. हमने बार बार कहा कि ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, अगर उद्धव ठाकरे को बहुमत मिल गई तो मुंबई का महापौर कोई खान या पठान होगा. इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मराठी भाषिक होगा, मराठी आदमी होगा. लेकिन मुंबई के लोगों ने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के चाल चलन को पहचानते हुए उनको बहुमत नहीं दी, वो सरकार नहीं बना पाए. हां, हमने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पर मराठी बनाएंगे और वो हिंदू होगा. हमने अपने महापौर, उप महापौर दोनों बना के दिखा दिया. लेकिन उद्धव ठाकरे के मन में मुंबई महानगर पालिका चुनाव में जो उनका मंसूबा था, वो मंसूबा पूरा नहीं होने का गम था, दर्द था. और उस दर्द को बचाने के लिए उन्होंने भिवंडी में एक मुस्लिम महापौर बनाया है. यह सब मुस्लिम वोटों को खुश रखने के लिए हो रहा है. जब आप मराठी महापौर होगा ऐसा आग्रह करते हैं मुंबई में, तो क्या परभणी में मराठी महापौर आप नहीं बना सकते थे? मुंबई महानगर पालिका चुनाव के दरमियान जो मराठी महापौर का आग्रह था, क्या सिर्फ मराठी वोटों के लिए था? मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई में जो भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को नगर सेवक की सीटें मिली हैं,
उनमें से 5 से 7 8 सीटें छोड़ दें तो बाकी तमाम सीटें मुस्लिम वोटों की वजह से जीते हैं वो। मतलब स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे के मन में मुस्लिम मतों के प्रति एक जबरदस्त सम्मान बढ़ा है और मुस्लिम मतदाताओं के कर्ज को उतारने के लिए उन्होंने परभणी में मुस्लिम महापौर बनाया है। वो बना सकते हैं, मुस्लिम वोटों के लिए इस प्रकार की एक पोलराइज्ड भूमिका ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो स्वयं कभी मुस्लिम विरोधी नहीं थे, लेकिन वो हमेशा कट्टर हिंदुत्व के विचारधारा के साथ खड़े रहते थे। वो एक ज्वलंत हिंदुत्व के विचारों के प्रचारक थे। आज उनके पुत्र ने मुंबई में जो हार थी उसकी कुंठा निकालते हुए परभणी में जिस प्रकार से महापौर बनाया है, वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचारों से उनका कोई लेना देना नहीं। हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या उद्धव ठाकरे जी अब अधिकृत तौर पर यह घोषणा करना चाहेंगे कि उन्होंने शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचारों को तिलांजलि दे दी है? वो बेशक तिलांजलि दे दें, लेकिन उनको यह कहना चाहूंगा कि शिवसेना प्रमुख का जो हिंदुत्व का विचार है वो था महाराष्ट्र में, उसकी जड़ें थी महाराष्ट्र में, आगे भी उसकी जड़ें रहेगी। और वो जब तक महाराष्ट्र है, जब तक देश है, शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचार को भले उद्धव ठाकरे छोड़ते, उनकी पार्टी छोड़ते, हम उसे नष्ट नहीं होने देंगे। हमारे पार्टी के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी शिवसेना प्रमुख के हिंदुत्व के विचारों के सही वारिस हैं और उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी हिंदुत्व के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए पूरे महाराष्ट्र में अनवरत काम करेगी। उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी मुस्लिम वोटों के लिए अगर एमआईएम और कांग्रेस के साथ स्पर्धा करना चाहती है, बेशक करे, लेकिन एमआईएम जिस तरह से मुस्लिम लोगों की भावनाओं को भड़काने की राजनीति करती है, अगर ऐसी राजनीति उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के लोग अगर वो करते पाए गए तो शिवसेना उनको नहीं छोड़ेगी। हम शिवसेना प्रमुख के कट्टर हिंदुत्व के विचारों के आधार पर आगे की लड़ाई, आगे का जो राजनीतिक विमर्श है महाराष्ट्र में, उसको जारी रखेंगे और इसका नेतृत्व श्री एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं। दूसरा विषय नासिक का विषय है। नासिक में फिजिक्स वाला नाम का एक कोचिंग संस्थान है, उसका एक सेंटर है। फिजिक्स वाला उत्तर भारत से आने वाला संस्थान है और एक बहुत बड़ा, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। कल परसों उस संस्थान के अंदर घुसकर मनसे के कुछ गुंडों ने उस संस्थान के शिक्षकों पर हमला किया, उनको थप्पड़ मारे, तमाचे मारे। आग्रह यह था कि मराठी भाषा में बात नहीं करते। ये शिक्षक महीने 2 महीने पहले वहां आए और उन्होंने काम ज्वाइन किया है और उनसे जबरदस्ती मराठी भाषा बोलने के लिए जिद कर रहे हैं और नहीं मानने पर हिंसा भड़का रहे हैं। मैं मनसे वालों को बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी की स्पष्ट भूमिका है कि मराठी भाषा का सम्मान होना ही चाहिए। महाराष्ट्र की मातृभाषा है मराठी भाषा। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मराठी भाषा में बात करनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो सीखने का भी प्रयत्न करना चाहिए। हमारी सरकार की तरफ से, हमारी महायुति सरकार की तरफ से मराठी भाषा के प्रचार प्रसार और इसके संवर्धन के लिए जबरदस्त योजनाएं, प्रोग्राम लागू किए गए हैं, लागू किए जा रहे हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने के लिए हमारी सरकार ने एक जबरदस्त फॉलोअप किया, जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र की हजारों साल पुरानी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। हमारा यह कमिटमेंट है भाषा, मराठी भाषा के सम्मान को लेकर। लेकिन मनसे वाले जिस तरीके से भाषा के नाम पर
गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के गैर मराठी भाषियों में डर पैदा करते हैं, वो एक प्रकार का आतंकवाद है। यह एक आतंकवादी गतिविधि है। हमारे पास जो खबर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे संस्थानों पर जो भाषा के नाम पे हमला करने वाले जो मनसे के लोग हैं, वो दरअसल हफ्ता वसूली के लिए जाते हैं। हो सकता है मेरी जानकारी सही न हो। मैं नासिक पुलिस से निवेदन करूंगा कि फिजिक्स वाला के सेंटर पर जो हमला हुआ, उस हमले की सही ढंग से जांच करे और यह पता लगाए कि जिन मनसे वालों ने हमला किया, क्या वो सेंटर के मालिक से हफ्ता वसूलने का प्रयत्न कर रहे थे। अगर हफ्ता वसूली का कोई घृणित काम करने के वो चक्कर में थे, तो ये बहुत संगीन मामला है। ऐसे हमलावरों पर मकोका के तहत भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से निवेदन करूंगा कि इन घटनाओं को छिटपुट घटना मान करके इग्नोर न करें। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर जो गैर मराठी भाषिक लोग हैं, उनको डराने धमकाने का काम जो मनसे की तरफ से हो रहा है, उससे लोगों में भय है और हमेशा के लिए यह भय खत्म करना, दूर करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और उस भय को दूर करने के लिए ऐसी गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तब जाके आम जन में एक सुरक्षा का भाव पैदा होगा। मुझे पता है मनसे वाले पिछले कुछ चुनाव में बहुत बुरी तरह हारे हैं, शर्मनाक ढंग से हारे हैं। अपने हार की कुंठा निकालने के लिए रास्ते पे जो बेगुनाह कमजोर लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं। मैं मनसे प्रमुख से निवेदन करूंगा कि आप जो भाषा के नाम पे आतंकवाद फैलाने का जो राजकारण कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, जो आपने एक घोषित नीति बना रखी है, उसको पूरे महाराष्ट्र ने नकार दिया है। महाराष्ट्र के सर्वसामान्य मराठी भाषिक लोग भी आपके इस हिंसक विचार से सहमत नहीं है। उसका नतीजा यह है कि नगर परिषद चुनाव हो, नगर पंचायत चुनाव हो, या महानगर पालिका चुनाव हो, या जिला परिषद चुनाव हो, पंचायत समिति चुनाव हो, तमाम चुनावों में आपके उम्मीदवारों को पराजित कर दिया गया। कहीं मैक्सिमम जगहों पे तो 0 सीटें हैं, कहीं 1 सीट, कहीं 2 सीट, कहीं 5 सीट, कहीं 6 सीट। मतलब आपके विचारों में दोष है। इस दोष को दूर करिए। अगर राजनीति करनी है तो नए विचार और नए ढंग से नई नीति के साथ करिए। जहां तक भाषा के सम्मान की बात है, उस पर हम सब सहमत हैं, लेकिन भाषा के सम्मान के लिए हिंसक रास्ता अख्तियार करना सर्वथा गलत है। बांग्लादेशी अवैध बांग्लादेशियों को निकालने के लिए, हॉकर्स को निकालने के लिए आज मेयर ने मीटिंग बुलाई है और कल आपकी पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि उनको सबको यहाँ से हम लोग बाहर बुलाएंगे। जो विपक्षी नेता है, खास करके मुस्लिम नेता, वो कह रहे हैं कि इसके नाम पर जो दूसरे प्रदेशों से आए मुसलमान हैं उनको परेशान करने की साजिश है। मुंबई में या हिंदुस्तान में जितने भी बांग्लादेशी हैं, वो सभी के सभी अवैध नागरिक हैं और अवैध तरीके से रहते हैं और घुसपैठिए के रूप में रहते हैं। ऐसे घुसपैठियों को हिंदुस्तान से बाहर भगाने का, वापस उनके देश में भेजने का एक स्थापित कार्यक्रम है और यह एक घोषित नीति है। यह केंद्र सरकार की घोषित नीति और तमाम राज्य सरकारें इसको फॉलो करती हैं। हाल फिलहाल देखा गया है कि मुंबई में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए जो स्थानीय स्ट्रीट लेवल के, रस्तों के लेवल पे जो धंधे होते हैं, खासकर हॉकर्स का जो धंधा होता है, उसमें घुस गए और रस्तों को उन्हें जाम कर रखा है। ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम रस्तों पे जो ये धंधे कर रहे हैं तरह तरह के, इनके धंधे बंद कराने चाहिए और इनको पकड़ करके इनको अपने देश वापस डिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यह मुंबई, महाराष्ट्र और देश की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। लेकिन निश्चित तौर पर जब हम इस कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि मुंबई को बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त किया जाए, तब निश्चित तौर पर हम सबकी ऐसी अपेक्षा होगी कि इस पूरे अभियान के दरमियान
जो बेगुनाह लोग हैं, जो देश के वैध नागरिक हैं, जो मराठी भाषिक हैं, हिंदी भाषिक हैं, दक्षिण भारत के गुजराती लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उड़ीसा के लोग हैं, या बंगाल के लोग हों, पश्चिम बंगाल के लोग हों, जो इस देश के वैध नागरिक हैं, और अगर वो कहीं फेरी का धंधा करते हैं या किसी भी प्रकार का भी धंधा करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनको संरक्षण मिलना चाहिए। यह हम पुलिस से अपेक्षा करेंगे, और पुलिस इस कार्रवाई के समय बेहतर ढंग से बांग्लादेशी घुसपैठियों की शिनाख्त करे, उनको पकड़े, अरेस्ट करे, उनको उनके देश में भेजने का इंतजाम करे, और जो गैर बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं उनको पूरी तरह संरक्षण प्रदान करे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। संजय जी, ये भी जानना चाह रहे थे, कल भी देखा कि रामदास अठावले भी क्या? रामदास अठावले भी मिलने गए थे सरकार से, और कई मुलाकातें हो रही है, विलय की बातें हो रही है कि महायुति में सरकार के एनसीपी को भी लेने की बातें चल रही है, तो कोशिशें चल रही है क्या महायुति की तरफ से? भैया हमारा विषय ही नहीं है, यह विषय दो एनसीपी पार्टियों का है। अब अजीत दादा की पार्टी में शरद पवार जी की पार्टी का विलय होना चाहिए, ये पूरा नैरेटिव, ये पूरी जो कथानक है वो शरद पवार जी के लोगों की तरफ से बुना जा रहा है। अजीत पवार जी की पार्टी की तरफ से एक भी नेता ने अभी तक नहीं कहा कि विलय का कोई प्रस्ताव था, या उन्होंने यह भी नहीं कहा कि विलय होना चाहिए। फिर पवार साहब जो इतने विराट नेता हैं, बहुत बड़े कद के नेता हैं, आखिर वो इतने मजबूर और लाचार क्यों दिख रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी में विलय करने से ही सब कुछ ठीक होगा? ये सब हमारे मन में सवाल उठ रहे हैं। फिर भी ये महज हमारे सवाल हैं, हमारी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, हमारी अपनी कोई राय नहीं है, क्योंकि उन दोनों की अपनी पार्टी है। सुनेत्रा पवार मैडम महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, प्रफुल्ल पटेल साहब, सुनील तटकरे जी, छगन भुजबल जी, अजीत दादा के सुपुत्र पार्थ पवार जो संभवतः पार्टी का नेतृत्व करने जा रहे हैं। अब उन लोगों को मिलकर तय करना है कि दूसरे एनसीपी का विलय उनको अपनी पार्टी में करना है कि नहीं करना, करना है तो कौन सी शर्तों पे करना और आगे इनकी क्या भूमिका होगी, या इनको तय करना है। मोटा मोटी तौर पर बाहर से हमको जो दिख रहा है कि विलय को लेकर के कोई एकमत दोनों पार्टियों के नेताओं में नहीं है, फैसला उनका है, हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। ग्रीन भाग में वंदे मातरम को लेकर कंपल्सन किया कि जनगण से पहले वंदे मातरम का गायन होगा, लेकिन तमाम मुस्लिम नेता पूरे देश भर के कह रहे हैं कि ये कंपल्सन नहीं होना चाहिए और थोपा नहीं जाना चाहिए, और हमारे इस्लाम में वंदे मातरम को गाना उचित नहीं है, इस प्रकार की बात कही जा रही है। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगान है उसको 150 साल हो गए, 150वीं जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वर्ष। महान लेखक, महान कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित इस गीत का, यह गीत, यह जयघोष जो है आजादी की लड़ाई के समय बहुत लोकप्रिय था। हजारों लाखों हमारे पूर्वज अंग्रेजों की गुलामी से हमको मुक्ति दिलाने के लिए जब लड़ाई लड़ रहे थे, अपना खून बहा रहे थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे थे, तो वंदे मातरम का जयघोष करते थे। मतलब हिंदुस्तान की नसों में बैठा हुआ यह जयघोष। और ऐसे में 150वीं जयंती के मौके पर जब केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि राष्ट्रगीत की तरह, राष्ट्रगीत से पहले, जनगण मन से पहले वंदे मातरम का भी जयघोष होना चाहिए, वंदे मातरम का भी पाठ होना चाहिए, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है ये। जिनको वंदे मातरम से प्रेम नहीं है वो हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते, जिनको वंदे मातरम से नफरत है वो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। जो वंदे मातरम के पाठ और गायन के आगे अपने मजहब को लेके आते हैं वो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान विरोधी हैं। सभी को अपने अपने मजहब का सम्मान करना चाहिए, लेकिन मुल्क और देश से पहले कुछ भी नहीं।
और देश के सम्मान से अगर जुड़ा हुआ कोई गीत है तो वह वंदे मातरम का गीत है। और वंदे मातरम के गीत के बारे में जिन लोगों को भी ऐतराज है, उनके बारे में स्पष्ट चित्रण यह है कि वो भारत से प्रेम नहीं करते हैं। वो उन तमाम पूर्वजों को जिन्होंने लाखों की संख्या में हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनका अपमान कर रहे हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान कर रहे हैं। और ऐसे अपमान करने वाले लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। सर, कांग्रेस के एमपी हैं बंकिम टैगोर, उन्होंने माणिकम टैगोर उनका ये कहना है कि 2029 में जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब जो सुरक्षा के नाम पर जो चीजें दबाई जाती हैं, कह करके सुरक्षा का हवाला देकर इसको कानून में सरलता लाएंगे। यानी वो अभी से 2029 के लिए राहुल गांधी को एज पीएम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस पर क्या करें? इसको शेख चिल्ली का सपना ही बोला जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो हाल पूरे देश में है, मुझे लगता है 2029 आते आते ये और भी बेहाल हो जाएंगे। कांग्रेस का जनाधार और सिकुड़ जाएगा। जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से पार्लियामेंट में जो स्थापित नियम, कानून और परंपराएं हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोलने के नाम पर भारत की सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ऐसी किताब जो प्रकाशित ही नहीं हुई है, उस किताब का हवाला देकर के भारत के सैनिकों का जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसे में भारत का सर्वसामान्य नागरिक कांग्रेस के प्रति और भी नाराजगी पैदा करेगा। कांग्रेस से उसका और भी मोहभंग होगा। कांग्रेस का जो बचा कुचा वोट है वो और भी सिकुड़ जाएगा। और 2029 आते आते शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य में इनकी सरकार हो, इसकी भी गारंटी नहीं दी जा सकती। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। कहीं हिमाचल, कहीं केरल, ये छोटे छोटे द्वीप है जो कांग्रेस के लिए बचे। अगली बार हिमाचल भी हाथ से निकल जाएगा, कर्नाटक भी निकल जाएगा। केरल को लेकर के उनके अंदर एक उम्मीद है, पंजाब भी हाथ से चला जाएगा अगर वहां पर सही ढंग से एनडीए ने खेला तो कहने का मतलब है कि 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सिर्फ शेख चिल्ली के हसीन सपने हैं और कुछ भी नहीं है। एक सवाल बांग्लादेशियों को लेकर ही है, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने, तो उसको लेकर मांग उठती रही कि जांच की जाए। ऐसे में आप क्या कहेंगे? सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है, उसको किस तरह से कार्रवाई? आधार कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया हमारे देश में है, उसका दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। बिहार में जब एसआईआर हो रही थी, तब वहां पर बड़े पैमाने पर फर्जी आधार कार्ड पाए गए। मुंबई में भी जो बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड फर्जी तरीके से ही आया है। तो हमारा मानना है कि सारे के सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अगर वो बांग्लादेशी हैं तो उनके पास आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या किसी भी तरह का पहचान पत्र हो, उसको कभी भी कंसिडरेशन में नहीं लेना चाहिए। उसके बावजूद ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि ऐसे घुसपैठियों को आधार कार्ड दिलाने में किस प्रकार के लोगों की भूमिका है। कहीं कोई बड़ा रैकेट तो नहीं काम कर रहा है जो बांग्लादेशियों को बसाने के लिए फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवा के उनको वैधता प्रमाण करने की कोशिश कर रहा है। तो मुंबई पुलिस की तरफ से इसकी एक विस्तृत जांच होनी चाहिए कार्रवाई करने के साथ साथ, ताकि भविष्य में ऐसे भारत की सुरक्षा, मुंबई की सुरक्षा के साथ खतरा पैदा करने वाले लोगों से मुंबई बचे। धन्यवाद। अमेरिका से हो गया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।